ला 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 ला। फ्लैशबैक फ्राइडे के इस एपिसोड में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, वो कहानी मैंने यही कोई 6-7 साल पहले पढ़ी होगी। और जिस दिन ये किताब मेरे हाथों लगी, मैंने इसको उल्टा पलटा और देखा कि इसके पहले पन्ने पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि ये कहानी बच्चों की कहानी है। इसको पढ़कर मैं थोड़ा सा मुस्कुराई, क्योंकि मेरा ये मानना है कि भाई हर वो कहानी जिस पर लिखा है कि ये बच्चों की कहानी है, दरअसल बच्चों के लिए कहानी है ही नहीं। वो तो आपके, मेरे लिए, हम सब के लिए, हर उम्र के लिए कहानी है, या फिर यूं कह लीजिए कि हर उम्र के बच्चों के लिए कहानी है। और लिखने वाला जो है वो बड़ी खूबी से बहुत एक गहरी बात चुपचाप हल्के में करके बच्चों की कहानी की ओर ले निकल चले। अब भाई पढ़ने वाला पढ़े, समझे, जो ना समझे वो अनाड़ी तो नहीं, मगर हाँ, शायद एक ना एक दिन साल दर साल उस कहानी को पढ़ते हुए वो इंसान मुस्कुराए। वो इसलिए क्योंकि उस दिन उस कहानी की जो तय, जो गूढ़ बात है, वो परत दर परत खुलने लगे और उसके सामने पेश हो जाए। और वो बच्चा या वो इंसान सलाम ठोके लिखने वाले को या लिखने वाली को कि वाह, कितनी सरलता से कितनी गहरी बात कह गए और कितनी प्यारी बात कह गए। अब ये कहानी कौन सी है और इसमें होता क्या है, ये देखने के लिए आइए सुनते हैं इस कहानी को। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूं वो ईबी वाइट की लिखी हुई शार्लेट्स वेब है। मैं वसुंधरा, और इस कहानी को मैंने खास आपके लिए हिंदी में अनुवादित करा है। तो आओ सुनो कहानी, शार्लेट ने बुना जाल। आंखें मलते सुबह सवेरे जब वो कमरे में दाखिल हुई, माँ से उसने पूछा, अपनी आखिर ऐसी क्या बात हुई? सुबह सवेरे लिए कुल्हाड़ी, जा रहे किधर माँ मेरे पिताजी? माँ ने बोला, छोटा है। अरे उन सब में वो खोटा है, ना वो हो ना मोटा है, ना मिलना पैसा मोटा है, मानो वो सिक्का खोटा है। इसलिए जा रहे सुबह सवेरे लिए हाथ में तेरे कुल्हाड़ी, पिताजी फौरन झटपट सरपट गाते गाने उसको लगाने ठौर ठिकाने। माँ का ये कहना सुनना था कि फर्न एरेबल, वो 8 वर्षीय बालिका, एकदम झल्ला के बोली, नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं करने दे सकती उनको, नहीं 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 नहीं, मतलब उसे मार जान मार देंगे, नहीं मामा 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 माँ। और ये कहते हुए फर्न अपना सिर हिलाते हुए नंगे पैर तेजी से घर से बाहर भागी और सीधे बरामदे में दाखिल होते हुए बागीचे की ओर दौड़ी। उसने अपने पिताजी को दूर जाते देखा और उसके पिताजी अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर उस नन्ही सी जान पर वो चलाने वाले ही थे कि फर्न एरेबल उनके हाथ पे जाकर लटक गई और बोली, नहीं 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 पिताजी, नहीं नहीं नहीं, आप उसको नहीं मार सकते। फर्न, क्या बदतमीजी है? मिस्टर एरेबल ने चिल्लाकर झल्लाकर बोला। तो फर्न तेजी से बोली, ये आपने क्या लगा रखा है पिताजी? क्या समझते हैं आप? वो भोला है, नादान है, बच्चा है, जानवर है, वो बोल नहीं सकता, तो क्या आप उसको मार देंगे बस इसलिए क्योंकि वो कमजोर है? बताइए, ये कहां का इंसाफ है? ये नाइंसाफी पिताजी, और मैं आपको नाइंसाफी नहीं करने दूंगी, हरगिज नहीं। मिस्टर एरेबल ने कुछ देर तो अपनी 8 वर्षीय बिटिया से यानी कि फर्न एरेबल से जिक्र करी, उसके बाद उसको डांटा डपटा और समझाया भी, मगर वो इतना सुनने वाली थी। उसने बोला, पिताजी माना आपको इसका कोई पैसा नहीं मिलेगा, मतलब आपको जान से मार डालेंगे, ये कहां का इंसाफ है भाई? अरे बेजुबान है, बोल नहीं सकता, मार क्यों रहे हैं? अभी उसकी आंखें भी नहीं खुली हैं। जब देर तक बोलने पर पिताजी ने उसकी एक ना सुनी और अपने हट पड़ रहे, तो आखिर फर्न चिल्लाकर बोली, अगर मैं कमजोर पैदा होती तो क्या आप मुझे भी मार देते? पिताजी थक पड़ गए। उन्होंने अपनी नन्ही सी बिटिया के सर पर हाथ फेरा और बोला, नहीं बेटा, तुम मेरा बच्चा हो, मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? अब देखो, जिद छोड़ दो, अंदर जाओ और माँ ने नाश्ता बना दिया, चलो नहा धोकर नाश्ते खाने बैठ जाओ। लेकिन फर्न एरेबल तो ये बातें सुनकर रोने लगी। उसने बोला, नहीं पिताजी, अपने बच्चे के लिए ऐसा बोलेंगे और किसी और के बच्चे को मार देंगे, ये गलत बात है, मैं आपको ऐसा नहीं करने दे सकती। उस समय, उस क्षण, पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मिस्टर एरेबल का दिल पसीज गया और उन्होंने फर्न एरेबल को यानी कि अपनी बिटिया को बोला कि अच्छा ठीक है, तुम अंदर जाओ, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं इसको नहीं मारूंगा, आज से ये तुम्हारा हुआ, अब खुश? फर्न एरेबल तो खुश, उसका तो दिल बल्ली उछल गया, फौरन अंदर दौड़ती भी गई। और उस दिन खाने की मेज पर जब सब लोग बैठे हुए थे
तो मिस्टर आर्बल अपनी छोटी सी बिटिया के लिए एक गत्ते के डिब्बे में ले आए वो सुअर का बच्चा, छोटा सा। फर्न ने उसको देखा, उसको धीरे से अपने हाथ में उठाया और खिड़की की रोशनी के पास ले जाकर देखते हुए उसको बड़ा खुश हुई। वो गुलाबी प्यारा सा सुअर का बच्चा जिसकी अभी आंखें भी नहीं खुली थी। फर्न ने उसका नाम रखा विल्बर। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। जब से वो सुअर उसके घर में आया था, तब से वो जो नन्ही सी फर्न थी और जो नन्हा सा सुअर था विल्बर, वो एक दूसरे के साथ ही रहते थे, एक दूसरे का साथ छोड़ने को तैयार ही नहीं होते थे। नन्ही फर्न उसका ख्याल बिल्कुल एक माँ की तरह रखती थी, जैसे कि एक माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है। स्कूल जाने से पहले और स्कूल से लौटने के बाद सबसे पहले उसकी बोतल का जो दूध तैयार रहता था उसको पिलाती थी। फर्न और उसकी माँ उस छोटे से विल्बर का बड़ा ख्याल रखते थे। धीरे धीरे विल्बर शैतानी करता हुआ बड़ा होने लगा। देखते देखते 4-5 हफ्ते गुजर गए। अब जब 5 हफ्ते बाद विल्बर महाराज थोड़े बड़े हो गए, हट्टे कट्टे होना शुरू हो गए, तो एक दिन मिस्टर आर्बल ने खाने के टेबल पे फोन को बोला कि देखो भाई, ऐसा है, अब तो तुम्हारा शौक पूरा हो गया और अब ये हो गए हैं बड़े, तो ऐसा करो कि अब इनको मैं जाके भेज देता हूँ। फर्न ने सुना और फिर झल्ला गई। अरे नहीं 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 नहीं, ये क्या मतलब हुआ? अरे इसलिए थोड़ी, अरे इसलिए कि आपने मुझे इसको रखने दिया था, आपने बोला था कि आज से तुम्हारा हो गया तो गलत बात है। नहीं पिताजी, नहीं पिताजी, आपने बोला था ना, बोला था, बताइए ना, आपने बोला था ना, आप तो ये क्या तरीका होता है? हर 5 मिनट बाद आप डरा देते हैं कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। नहीं 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 पिताजी, प्लीज प्लीज पिताजी, मैं आपको ये नहीं करने दे सकती, और अभी तो केवल 5 हफ्ते हुए हैं। पिताजी मुस्कुराए, बोले बेटा फर्न, मैंने तुम्हारी बात मानी थी कि नहीं? अब आज तो मेरी बात मान लो। आप बेटी की जिरह सुनकर माँ ने हस्तक्षेप किया और बोली, अरे भाई ऐसा है फर्न, अपने मामा जकरमैन को फोन लगाओ और उनसे बोलो, पूछो कि उनके तुम्हारे पास एक सुअर है जो तुम उनको बेच सकती हो। भाई तुम्हारे पिताजी को पैसे भी मिल जाएंगे, और ऐसा है तुम्हारे मामा जकरमैन जो पहले ही सुअर पालते हैं उनको एक सुअर, और जो तुम्हारा नन्हा दोस्त विल्बर है वो कहीं नहीं जाएगा, तुम्हारी आंखों के सामने ही रहेगा। जब चाहो मामा जकरमैन के यहाँ जाके मिल लेना, है कि नहीं? भाई बाप और बेटी को ये बात हाथ आई। बेटी तुरंत दौड़ी, उसने जाके मामा जकरमैन को फोन लगा दिया। मामा जकरमैन ने सौदा पक्का किया और उसके बाद फर्न और मिस्टर आर्बल पहुंच गए सीधे मामा जकरमैन के फार्म। तो भाई उस दिन से छोटा सा विल्बर, जिसको आदत थी फर्न के आगे पीछे दुम की तरह चलने फिरने की, वो चला जाता है मामा जकरमैन के फार्म पे। अब वहां जाकर उसको कुछ अकेला से अटपटा सा महसूस होता है, क्योंकि उसकी प्यारी दोस्त फर्न तो थी नहीं। अब वो तो बेड़ाए थे भाई साहब जो विल्बर थे, क्योंकि उनको तो आदत थी फोन के बगल में बिस्तर में घुस के सोने की। उनको तो आदत थी टेबल पर मेज पर बैठकर खाना खाने की फोन के साथ। अब ये कहा खेत में जाके उनको एक बाड़े में रख दिया गया, वो भी बाड़े में जो कि बंद हो चारों तरफ से। अब वो ना हिल पा रहे, ना डुल पा रहे, ना चल पा रहे, ना फिर पा रहे, एक तरफ बैठे रहे बस घुघू बसंत जैसे। जब उनको वो घर का नौकर ले भी आके उनके सामने बाल्टी उड़ेल दिखाने की, बच्चे कुछ खाने की, गंदे फंदे खाने की, तो वो उसको लबड़ लबड़ करके खा लें। अब वो ये सब देख के परेशान थे, और मामा जकरमैन वो बड़े सख्त थे। उन्होंने बोल दिया था कि भैया देखो फर्न, तुम जितना जी चाहे यहाँ पर आओ, मगर ध्यान रहे तुम इस बाड़े को पार करके विल्बर के बाड़े में नहीं जाओ। लिहाजा बेचारी फर्न जब खेत पे जाती थी, तो जो बत्तख बेगम थी ना, उन्हीं के बाड़े के निकट एक छोटी सी बाल्टी थी। उसी बाल्टी को उल्टा कर फर्न बहुत देर तक, घंटों तक विल्बर को देखती जाती थी, और वहीं से दोनों बातें करते रहते थे, दोनों दोस्त। विल्बर भी परेशान था कि वो क्यों नहीं अपनी दोस्त फर्न से मिल सकता है। धीरे धीरे कर दिन गुजरे। अब एक दिन बड़े बादल घिरा, इसीलिए जकरमैन के यहाँ से जो है यहाँ फर्न आ नहीं पाई। विल्बर थोड़ा उदास था। अभी बत्तख बेगम बोली, हाँ भाई बरखुरदार, क्या बात है? अरे जवान हो, मेरी तरफ बुढ़ापे की तरफ थोड़ी बढ़ रहे हो। ये क्या लगा रखा है? दिन भर उसी बाड़े में बैठे रहते हैं, वो लड़वी ला के खाना देता है, उड़ेल देता है, बाल्टी उसी में लबालब खा लेते हैं। अरे ये कैसा जीना है? अरे निकलिए, इधर उधर घूमिए, स्वच्छंद घूमिए, अभी उम्र ही क्या है आपकी? अरे हमसे बातें करिए। बगल में उतरता हुआ तार टेम्पल्टन चूहे ने चुटकी ली और बोला, अरे निकलेंगे तब ना जब होंगे आजाद, ये तो बाड़े में कैद है। विल्बर इन दोनों की बातें सुन रहा था और सुन सुन के इधर उधर देख रहा था, बगले में झांक रहा था। अभी बत्तख बेगम ने फिर बोला, अरे चुप टेम्पल्टन, बेसमझे कुछ बोलते रहते हो। अरे अरे वो विल्बर, अरे विल्बर सुनिए, ऐसा है कि जो आपके पीछे के जो पाँव है ना,
उसको फटाक से उछाल के दुलत्ती मारी जी राइट, मारिए मारिए। जो पीछे के 2 पेच हैं वो भी ढीले हैं नीचे वाले, और जो आगे के 2 पेच हैं आपके बाड़े के वो भी ढीले हैं। ये राज की बात है। वीवर ने कोशिश करी, थोड़ा सा आगे दुलत्ती मारी, थोड़ा सा पीछे दुलत्ती मारी, और देखते ही देखते फटाक से उसके बाड़े की जो सामने वाला दरवाजा था वो टूट गया, वो गिर कर निकल गया, और वीवर आजाद स्वच्छंद घूमने लगा, कुकू करता हुआ, इधर उधर उछलता हुआ, कभी इधर दौड़े कभी उधर दौड़े, कभी जाकर इससे बात करे कभी जाके उससे बात करे, और इधर छलांग कूद पटांग ऊट पटांग इधर उधर छलांग बलांग मारते हुए वीवर इधर से उधर हल्ला गुल्ला मचाता हुआ पूरे खेत में दौड़ रहा था। अब इसको चलते कूदते फांदते हुए जो वीवर को देखा मिसेस जकरमैन ने, यानी कि मामी जकरमैन ने, उन्होंने आवाज लगाई, लवी काओ। अब भैया घर का नौकर दौड़े दौड़े आया, बोला हाँ जी मैडम, हाँ जी मैडम, अरे जाओ देखो जाकर स्कूल के बच्चे को पकड़ो, पता नहीं क्या पाप मचा रखा हो यहाँ पे, अरे बाकी के सारे यहाँ पे क्यों चिल्ला रहे हैं। अरे मामी जकरमैन को क्या मालूम था कि वहां जानवरों में तो हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि सारे जानवर वीवर को एक ही नसीहत दे रहे थे कि अरे भैया 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 भागो 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 भागो, अरे आजादी मिली है, छूट लो, निकल लो निकल लो निकल लो, अरे ऊपर 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 नीचे 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 इधर इधर इधर। भैया वीवर कंफ्यूज था, परेशान था, हैरान था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो किसकी बात सुने, इधर जाए कि उधर जाए, बड़ी मुश्किल में था कि किधर जाए। अभी क्या हुआ कि बत्तख बेगम ने सबसे पहले देख लिया, क्योंकि सबसे पुरानी बाशिंदी थी उस खेत की, उन्होंने देख लिया कि अरे बाप रे, मिसेस जकरमैन यानी कि मामी जकरमैन और लवी खाने की बाल्टी लिए हुए वीवर की तरफ बढ़ रहे हैं। वीवर अनजान था कि उसके पीछे से उसके 2 दुश्मन यानी कि मिसेस जकरमैन और लवी खाने की बाल्टी लिए हुए उसकी तरफ आ रहे हैं। बत्तख बेगम ने बोला, वीवर मत छो। वीवर हल्ले से बिल्कुल परेशान था, हैरान था, उधर उधर देख रहा था, चक्का बक्का वो हक्का बक्का था, बहुत चक्का था। अरे आखिरकार बत्तख बेगम की आवाज उसने सुनी और उसने बोला, क्या क्या, वीवर इधर उधर करके भाग रहा था, उछल कूद कर रहा था, कभी लगा रहा था कभी उधर ही पड़ा था। उसको थोड़ी थोड़ी फन की याद भी आ रही थी, क्योंकि अगर फन होती तो उसको बता देती कि करना क्या है, आखिर वो इतना हैरान परेशान ना रहता। अब वीवर के नाक में जो है अचानक खाने की बाल्टी जो खुशबू आ रही थी, वो खुशबू बड़ी, वीवर खुश हो गया, उसको लगा वो खाना रहा है खाना रहा है खाना रहा है। बत्तख बेगम बोला, नहीं 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 ना 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 ना, इनके झांसे में मत आना, इनके झांसे में मत आना। वीवर बेगम वो जो वीवर की जो बत्तख बेगम थी बहुत तेज बोलती थी, ना 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 ना, इनके झांसे में मत आना, अरे इनके झांसे में मत आना, इतना प्यारा तुमको खाना, अरे आजादी है सबसे प्यारी, कैद बढ़ेगी बहुत ही भारी, अरे ना 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 ना, इनके झांसे में मत आना, अरे इतना प्यारा तुमको खाना, आजादी है सबसे प्यारी, अरे कैद पड़ेगी बड़ी ही भारी। मगर वीवर जैसा लालची लोभी आलसी जो सुअर था, उस पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने सारा शोर शराबा बंद किया और बाहर से आने वाले शोर शराबे को अनसुना कर चुपचाप एक बिल्कुल गऊ की तरह धीरे धीरे वो बढ़ता गया लरवी के पास, और जाकर लरवी के पास खड़ा हो गया। और जैसे ही लरवी ने बाल्टी नीचे रखी, वीवर जी खाना खाने लगे। अरे भत्ते की, बत्तख बेगम बोल पड़ी, आजकल के नौजवान जो है बिल्कुल ही नालायक हैं। हाँ, अब इसका नतीजा ये हुआ कि जो वीवर थे, जिनको भी आजादी मिल सकती थी, जो कि भाग सकते थे, स्वच्छंद घूम सकते थे, फर्न के पास जा सकते थे, वो एक बार फिर उसी बाड़े में बंद हो गए। और अब की बार मामा जकरमैन, मामी जकरमैन और लरवी ने ये पक्का कर लिया कि एक पेज भी ढीला ना रहे, लिहाजा 4-4, 5-5 की हथौड़ियां ठोक ठोक कर उनको बिल्कुल बंद कर दिया गया, कैद कर दिया गया। अब 1-2 दिन तो वीवर खुश रहे, चुपचाप पड़े रहे, सोते रहे, क्योंकि थक गए थे वो इतनी चहलकदमी करते हुए। उसके बाद उनको लगा, अरे हाँ यार, बत्तख बेगम तो सही कहती थी, ये जीना भी को जीना है। अब जब वीवर के दिमाग में इस बात ने घर कर लिया कि वो तो सचमुच में कैदी बन गए हैं और उनकी दोस्त उधर फोन भी उनसे मिलने नहीं आ पा रही थी, तो वीवर उस दिन बहुत दुखी रहे। सुबह से लेकर शाम हो गई, मगर जितनी बार भी लरवी वो खाने की बाल्टी में खाना लाया और उसने वीवर के सामने, बाड़े के सामने उड़ेला, वीवर ने सबको हैरान कर दिया उस दिन, और अपने आप को भी, क्योंकि वीवर ने 1 मिनट भी खाने की तरफ नहीं देखा, उसने खाने को सूंघा तक नहीं। अरे खाना तो बहुत दूर की बात है। जब रात हो गई और लरवी तीसरी बार खाने की बाल्टी लेकर वीवर के बाड़े के सामने उड़ेलने आया, तो उसने देखा और देख के हक्का बक्का रह गया और सीधे जाकर मामा जकरमैन को बताया कि लगता है और नन्हा सुअर बीमार पड़ गया है, क्योंकि उसने सुबह से खाने की तरफ मुंह नहीं मोड़ा है। मामा जकरमैन ने आकर उसको 2-4 इंजेक्शन लगाए और उसके बाद वो चले गए। मगर किसी को क्या मालूम
कि दरअसल बिल्बर बीमार नहीं, दुखी था। वो बहुत दुखी था क्योंकि ना तो उसकी सबसे प्यारी दोस्त ऑन अरेबल उस खेत में आ पाई थी उससे मिलने, और ना ही अब वो आजाद हो सकता था, क्योंकि उसको मालूम था कि इस बार जो पेच है बाड़े के वो बिल्कुल ढीले नहीं है। एक मौका था उसके पास स्वच्छंद घूमने का, आजादी पाने का, और वो उसने इस तरह लालच में गंवा दिया। बेचारा विल्बर बहुत दुखी रहा और बहुत काले बादल घिरे हुए थे ऊपर आसमान में, रात हो गई थी। बाकी सभी जो जानवर थे खेत में धीरे धीरे सो गए थे, मगर विल्बर को उस रात नींद नहीं है। यही कोई रात के 11-12 बजे थे कि एक महीन सी आवाज ने उसको बोला, नमस्कार। क्या हुआ, अकेले हैं, दुखी हैं? मत परेशान होइए, आपको कोई और दोस्त नहीं मिल रहा है इस खेत में, तो मैं ही आपके दोस्त बन जाती हूँ। विल्बर इतना दुखी था तो पहले तो उसको लगा कि वो शायद सपना देख रहा है। उसके बाद विल्बर ने इधर उधर देखा, फिर बोला, कौन है, कौन है, मुझे कोई नहीं दिख रहा है, देखो मुझे मजाक पसंद नहीं है। महीन सी आवाज ने फिर बोला, अरे सुनिए, ऐसा है कि मैं मजाक के मूड में नहीं हूं, इस समय सो जाइए, रात बहुत हो गई है, सुबह बात होगी, शुभ रात्रि। ये कहकर वो आवाज विल्बर को चौंका कर अचानक चुप हो गई। विल्बर ने खूब इधर उधर गर्दन घुमाई, देखा देखा, मगर उसको कुछ दिखाई नहीं। एक बार फिर दुखी होकर उसने गोबर के ढेर में अपना सर घुसाया और सो गया। सो तो गया, मगर रात में बार बार विल्बर की नींद टूटती रही। अरे टेम्परेचर जो है ना, कुतक कुतक खुजो 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 लगा रहता है। जब सुबह हुई तो सूरज निकला, सूरज निकला तो सुबह हुई, पौ फटी, और एक प्यारा सा इंद्रधनुष खिंचता हुआ दिखा विल्बर को। उसको लगा बड़ा सुहाना दिन है, हो ना हो मुझे आज मेरा एक अच्छा दोस्त जरूर मिलेगा। पता चला कि सुबह के 6 बजे हुए थे। विल्बर ने जोर से चिल्लाया, अरे 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 कहाँ हो, अरे दोस्त दोस्त। विल्बर ने चारों तरफ देखते हुए इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी गर्दन करते हुए पूछा, आवाज लगाई। अचक बेगम ने बोला, अरे अरे चुप रहिए, क्या सुबह सुबह फालतू में चिल्ला रहे हैं। टेम्पलटन चूहा, बकरा बरखुरदार सब उस पर चिल्लाने लगे और बोले, चुप चुप, 6 बजे को चिल्लाता है क्या, अरे मुर्गे कहा के बाद सुबह सुबह चिल्लाने का, आप तो रहिए चुप। विल्बर ने बोला, भैया मैं जानबूझ के नहीं चिल्ला रहा हूँ, माफी चाहता हूँ अगर आप लोगों को लगा होगा कि मैं आपको तंग कर रहा हूँ, मगर मगर मेरी ये चाहत नहीं थी कि मैं आपको तंग करूं। मैं तो केवल चाह रहा हूं कि जो मेरा दोस्त है, मेरी मेरी दोस्त है, उसने मुझे कहीं किसी कोने से आवाज दी थी, तो मैं उसको ढूंढ रहा हूं, क्या आपको मालूम है? बत्तख बेगम ने बोला कि देखो विल्बर, ऐसा है कि अगर तुम्हारा कोई इस खेत पर दोस्त है भी, तो भी वो तुम इसकी सुबह सुबह चिल्लाओगे तो उड़ जाएगा, समझ रहे हो, और दोस्ती के बजाय वो तुमसे दुश्मनी कर बैठेगा, इसलिए रहो तुम चुप, दोस्त अपने आप तुम्हें बुलाएगा। विल्बर के बात समझ में आई, उसने अपनी मुंडी हिलाई और चुपचाप फिर से गोबर में अपना सिर घुसाकर सो गया। यही कोई दिन के 12 बजे होंगे कि विल्बर के कानों में वही महीन आवाज दोबारा आई, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। विल्बर ने फिर अपना सिर उधर उधर हिलाया और बहुत तेजी में देखा, बेताशा देखने लगा इधर उधर। अरे कहाँ हो, अरे मैं सुबह भी ढूंढ रहा था, अरे कहाँ है, अरे कहाँ है आप, अरे मैं इधर हूँ, ऊपर की तरफ, ऊपर ऊपर, अरे ना 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 ना, वो दरवाजे की तरफ देखो, दरवाजे की तरफ, हाँ ये टार पे। विल्बर ने देखा कि जो महीन आवाज थी वो दरअसल एक छोटी सी, बहुत ही प्यारी सी, छुटकी सी मकड़ी की आवाज थी। वो मकड़ी यही कोई स्लेटी रंग की थी और मकड़ी एक बड़े से जाले के बीचों बीच बैठी हुई थी। नमस्कार, मेरा नाम शार्लेट है, मकड़ी ने बोला, और मैं विल्बर। विल्बर भी खुश होकर बोला। कुछ देर तो दोनों की बातें हुई, उसके बाद अचानक विल्बर ने देखा कि मकड़ी का ध्यान कुछ भटक रहा है उससे, और उसकी बातें वो सुन नहीं रही है। अरे ऐसा तो होना ही था, मकड़ी को दिख गया था एक कीड़ा, वो लपकी झपकी और भप करके कीड़े को खाने लगी। विल्बर ने बोला, अरे अरे तुम तो खूनी हो, दरिंदी हो, मुझे लगा तुम अच्छी हो, तुम मेरी दोस्त बन सकती हो। अरे पर खून से मैं दोस्ती नहीं कर सकता, छी, लानत है तुम पे, अरे लानत है तुम्हारे जीवन पे।
शार्लेट ने बोला ऐसा है कि ऐसी बातें तो वो करे जिसको सुबह सुबह रोज उसके सामने खाना न ला के दिया जाता हो। अरे अगर मेरे मुंह के सामने भी मेरे मुझे खाना कोई ऐसा ला के उड़ेल दे मेरे सामने और मुझे खाने को मिल जाए तो मैं भी इतनी मेहनत ना करूं भाई। बिल्बर ने बोला चलो चलो, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। अरे आप कीड़े मार के खाती हैं और बातें लंबी लंबी बनाती हैं। अरे हटिए, नहीं करनी हमें कोई दोस्ती होती है आपसे। शार्लेट ने बोला ऐसा है बच्चों, बता दें कि अगर हम मकड़ियों ने ये कीड़े वेड़े खाना छोड़ दिए तो जो पूरा खेत है ना और जो पूरी दुनिया है ना उसके कीड़े ही कीड़े भर जाएंगे, समझे कि नहीं? अरे पूरा संतुलन बिगड़ सकता है। बिल्बर फिर बोला अरे ऐसा है, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, आ जाइए। अरे नहीं करनी हमसे आपको दोस्ती। शार्लेट ने बोला भैया ऐसा है, सोच लो मुझे क्या है। बहरहाल नाम याद रखना, मैं हूं शार्लेट, जरूरत पड़े तो बुला लेना। ये कहकर शार्लेट ने अपनी तरफ मुंह मोड़ लिया और बिल्बर ने दोबारा गोबर में सर घुसा लिया और सोचा हमारी किस्मत, सोचा था दोस्त मिलेगी, दोस्ती होगी, दिन अच्छा गुजरेगा, मगर देखो दोस्त मिला भी तो अभी कैसा खूनी और दरिंदा, लानत है। अब धीरे धीरे करके विल्बर और शार्लेट में दोस्ती होने लगी। एक दिन विल्बर ने शार्लेट से बोला अरे शार्लेट तुम्हारे पाँव देखो जरा, बाप रे कितने बारीक हैं और मेरे कितने मोटे मोटे हाथ पाँव हैं। क्या? अरे शार्लेट और ये तुम्हारे पाँव हैं, बाप रे उसमें कितने बाल हैं, तुम मकड़ी हो कि बालू? शार्लेट बोली देखो भाई ऐसा है विल्बर कि जिसको जो काम करना होता है वो वैसे ही उसकी बनावट होती है। अब भाई देखो तुम्हें तो खाना मिल जाता है, मुझे पकड़नी पड़ती है कीड़े, इसीलिए मुझे बुनने पड़ते हैं जाल। तो ये सब करने कूदने के लिए, कूदने फांदने के लिए, जैसे कि सर्कस में कलाबाजी खाते हैं लोग और जो ट्रपीज जो कलाकार होते हैं जो इधर से उधर लटकते फिरकते कूदते फांदते हैं सर्कस में, वैसे ही मुझे करना पड़ता है। तो ये सब करने के लिए ही मेरे पाँव ऐसे, इतने सारे बाल है मेरे पाँव में, मेरे शरीर में, और इतने बारीक महीन पाँव है मेरे, समझे? बिल्बर बोला अच्छा तो क्या कीड़े पकड़ना कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ, बस को सिखा दो। बस इसी तरह दोनों में मजाक चलता रहा। शार्लेट ने सिखाया विल्बर को कीड़े पकड़ना और जाल बुनना। विल्बर जी बेचारे जो है गोबर के एक ढेर से दूसरे ढेर पर इधर उधर कूदते कूदते रहे और दोनों दोस्त खूब हंसी ठट्टा करते रहे। ऐसे ही दिन बीतते रहे। इतने में अचानक खबर आई कि उस जाड़े में जब बड़ा दिन आएगा, यानी कि जब क्रिसमस आएगा, तो विल्बर इस बार बाकी सभी पशु पक्षियों के साथ दराती के नीचे आ जाएगा। अब ये सुनना था कि भाई खेत में तो मातम का माहौल छा गया और विल्बर तो जोर जोर से सर पटक के रोने लगा। शार्लेट ने उसको बोला अरे भाई रो क्यों रहे हो, कुछ ना कुछ सूझ लेगा उपाय हम लोगों को, तुम क्यों चिंता करते हो? अरे जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारा एक बाल बाका भी नहीं होगा, समझे? विल्बर को थोड़ा हौसला आया, उसने बोला अच्छा ठीक है तुम कहती हो तो। मगर उस दिन के बाद ना विल्बर को चैन नहीं पड़ा, रोज रोया करता था, करा करता था। एक दिन जुलाई के ऐसे ही एक दिन शार्लेट को ने अपनी अकल चलाई और उसको एक चाल सूझी। उसने बोला सुनो विल्बर, मुझे बहुत अच्छा तरीका मिल गया है तुम्हारी जान बचाने का, बस तुम देखते जाओ। विल्बर ने बोला बताओ तो क्या है? उसने बोला अरे विल्बर ऐसा है मैं बुनूंगी एक जाल। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, जाओ तो तुम ऐसा ही बनती हो, टेम्पल तो चूहे ने फिर की। शार्लेट ने बोला सुनिए मेरी बात, आप रहिए चुप और जरा निकलिए यहां से। विल्बर मैं एक जाल बुनूंगी और एक किताब जो मैंने पढ़ी थी उसमें लिखा था एक शब्द, मुझे याद है उस शब्द का नाम, वो जो शब्द था और जो 2-3 शब्द को मिलाकर एक शब्द था वो मुझे अभी तक याद है। उसी को मिला जुला के मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करके कुछ एक अच्छी सी चीज लिख दूंगी जिससे कि लोग अचंभे में पड़ जाएंगे कि भैया ये आखिर लिखा किसने। और क्योंकि ये इंसान है, ये तो होते हैं बेवकूफ, अरे इनको थोड़ी पता चलता है कि कोई कैसा क्या कर सकता है, इनको जो समझ में नहीं आता है उसकी पूजा करने लगते हैं। ये इतने अंधविश्वासी होते हैं कि ये तो मान जाएंगे कि ये सच में कोई करिश्मा हुआ है। अब विल्बर के को समझ में तो नहीं आया, उसने बोला हूं हाँ, और वो दुखी हो गया, चुपचाप अपने गोबर में सर घुसाकर लेटा रहा। अगली सुबह जब सबकी आंख खुली और विल्बर ने जब शार्लेट को नमस्ते करने के लिए ऊपर सर उठाया तो क्या देखता है कि दरवाजे के ठीक ऊपर एक बड़ा सा जाला बन चुकी है जो शार्लेट है, और उसके बीचों बीच सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ है सुअर खास, यानी कि खास किस्म का सुअर। विल्बर इसे देखकर बड़ा खुश हुआ।
शालिट बोली क्यों? कुछ देर तक तो किसी ने वो उस जाले को नहीं देखा और उसमें लिखे हुए बीच में शब्द को नहीं देखा, उन शब्दों को। लेकिन जब लवी खाना लेकर आया विल्बर के लिए और उसने इधर उधर नजर घुमाई तो उसने देखा, अरे ये तो करिश्मा हो गया, मकड़ी मकड़ी। ये सब कहते हुए वो दौड़ा घर के अंदर और मामा जकरमैन और मामी जकरमैन को घसीट लाया। मामा जकरमैन देखकर हक्के बक्के रह गए, उनका मुंह खुला का खुला रह गया। अरे हाँ, ये तो करिश्मा है। अरे बाप रे बाप, सुअर एक खास, जरूर खास सुअर है ये। वैसे बात तो सही है। मामी ने बोला, मामी जकरमैन ने, कि भाई देखो ऐसा है, बेवकूफ मत बनो, ऐसे कोई करिश्मे नहीं होते, समझे? हमेशा तुम्हें अकल सिखानी पड़ती है, बुद्धू कहीं के। अरे मैं तो कहती हूँ मकड़ी, तुम्हें लगता है कि मकड़ियां पढ़ सकती हैं? लगता है क्या तुम्हें मकड़ियां पढ़ सकती हैं? मामा जकरमैन ने बोला, सुनो ऐसा है कि मकड़ियां जाले बन सकती हैं, पढ़ लिख नहीं सकती, समझी? खैर ये सब तनातनी चलती रही मामा वानी में और वो सारे लोग घर के अंदर चले गए। यहाँ बिल्बर बड़ा खुश। अब धीरे धीरे बात फैलनी शुरू हुई गांव में कि भाई ये तो सुअर खास है। तो जो मकड़ी का जाला था और उसके बीचों बीच सुअर खास लिखा हुआ था, उसको देखने और बिल्बर को देखने भैया जकरमैन के घर में तो तांता लग गया लोगों का। उसके बाद क्या था, इन लोगों का तांता लगा तो जकरमैन को लगा ये गोर में लोटता पोटता सुअर जो है ये सही नहीं है, सुअर खास थोड़ी लग रहा है। उस दिन तो ये तय हो गया कि भैया इनको तो दूध मक्खन मलाई खिलाई जाए और इनको छाछ से रगड़ रगड़ के रोज नहलाया जाए, ताकि इनसे बदबू नहीं गोबर की बल्कि खुशबू आए। भैया विल्बर की तो पोबारा, विल्बर खुश और टेम्पल्टन चूहा भी खुश, क्योंकि यहाँ विल्बर को लर्वी खूब बढ़िया बढ़िया पकवान देता था और जितना बचा कुचा होता था वो विल्बर के सामने जो रखा हुआ था वो खाता था टेम्पल्टन चूहा और खा खा के मोटा रहा था। अब ऐसा ही दिन बीते, लेकिन कहीं ना कहीं विल्बर को डर था कि ऐसा ना हो कि ये तो बस कुछ दिनों की बात है, जैसे ये लोग हटेंगे भीड़ हटेगी मुझे ताकत देखने वालों का, वैसे ही ये फिर मुझे दराती के नीचे क्रिसमस पर रखने की सोचेंगे। तो विल्बर फिर फिन फिन करने लगे। शालिट बोली, चिंता मत करो, मेरे पास एक और सुझाव है। उसने बोला कि इस बार मैं एक और अच्छा सा शब्द लिखूंगी और टेम्पल्टन क्यों ना तुम शहर जाकर कोई एक अच्छा सा शब्द चुन कर लाओ। टेम्पल्टन बोले, सवाल ही नहीं पैदा होता, अरे मैं क्यों चला जाऊँ, ऐसा थोड़ी हूँ मैं कि कभी बेजो के चले जाऊंगा था। बड़ी मिन्नतें करी, बड़ी उसके आप सामने हाथ पैर रगड़े जोड़े, तो टेम्पल्टन चूहा जाके माना। अब बोला ठीक है ले आता हूं। शब्द लाया और रातों रात एक बार फिर शालिट ने बुना जाल और उस पर बीचों बीच लिख दिया उसने, ये सुअर नहीं है कमाल। अगली सुबह जब मामा जकरमैन खेत में आए, उन्होंने दरवाजे के ऊपर वो बड़ा सा जाल देखा और उस पर लिखा हुआ देखे वो शब्द, वो आंख मलते रह गए। उनको विश्वास हो गया, हो ना हो ये करिश्मे से कम नहीं। उसी दिन खबर आई कि भैया एक बहुत बड़ा मेला लगने वाला है शहर में और सभी जो अच्छे जो सुअर पालने वाले जो खेत के मालिक हैं वो अपने सुअरों को लेकर आ जाए, क्योंकि इनाम तगड़ा मिलेगा और मोटा मिलेगा। मामा जकरमैन को लगा कि भैया ये तो सुअर बहुत खास है और ये पक्का कमाल सुअर है और ये करिश्माई सुअर है। इसीलिए उस दिन तय किया गया कि इसको मारा नहीं जाएगा क्रिसमस के लिए, बल्कि इसको ले जाया जाएगा इस मेले में, क्योंकि इस सुअर की बदौलत उनको विल्बर की बदौलत बहुत मोटी खासी अच्छी खासी रकम मिल सकती है। बस फिर क्या था, होहल्ला शुरू हो गया और पूरा घर तैयार हो गया विल्बर के साथ जाने के लिए मेले। अब शालिट, विल्बर और टेम्पल्टन चूहा बड़े खुश थे। सब लोगों ने तय किया कि शालिट और टेम्पल्टन विल्बर के साथ ही गांव जाएंगे। तो शालिट उसका जो बाड़ा था, एक खास बाड़ा जो तैयार किया गया था उसके लिए, घास फूस लगा के शालिट तो उसके नीचे छुप गई और टेम्पल्टन चूहा भी उसके कोने में जाकर छुप गया और विल्बर सभी के साथ चल दिए उस मेले। अब सब पहुंचते हैं मेले, वहां चारों तरफ बड़ी चकाचौंध होती है। जो बाड़ा विल्बर के लिए नियत किया जाता है उसके बगल में एक मोटे चचा सुअर का बाड़ा था। वो चचा सुअर तो एक दो बार उसको घुड़की देने के लिए आया भी, यार तुम क्या जीतोगे, जीतेंगे हम। विल्बर रोज डरता, शालिट कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जीत जाएंगे। शालिट बोलती, अरे यार तुम रोते बहुत हो, फिर ना करो, चिंता मत करो, एक और पुख्ता मेरे पास आइडिया है, एक तरकीब है, उसको लगा के हो ना हो तुम ही जीतोगे, तुम चिंता नहीं करो, तुम यहाँ पे सबका दिल जीत चुके हो। अब शालिट ने टेम्पल्टन चूहे की खुशामद करनी शुरू करी। बोला, देखो टेम्पल्टन, तो इतने समय से हम लोग अच्छे तो दोस्त थे, हम लोग सब साथ में मिलकर रहते हैं, जाओ जाके मेले घूम आओ और जरा किसी एक मैगजीन से, किसी पत्रिका से थोड़ा एक शब्द चुरा के ले आना, कोई बढ़िया सा शब्द है। टेम्पल्टन बोला, भैया मैं तो घूम के आऊंगा, गाँव के आऊंगा, खूब खा के आऊंगा, लेकिन तुम लोग के लिए और शब्द नहीं लाऊंगा।
ये क्या तरीका हुआ? जब भी काम कराना होता है मेरे पास आते हैं, कर दो, और ऐसे मुझ पे ताने कसते हैं, मुझ पे चुटकी लेते हैं। जी नहीं, मैं नहीं लाऊंगा, मैं केवल जाऊंगा, खाऊंगा, खूब सारा खाकर आऊंगा, और तुम लोगों के शब्द नहीं लाऊंगा। शालिट के बड़े समझाने के बाद और ये जताने के बाद कि भाई देखो, अगर विल्बर को कुछ हो गया तो तुम्हें भी खाना नहीं मिल पाएगा, समझे? तुम भूखों मर जाओगे। टेम्पलेटन चूहे ने बात मान ली, क्योंकि भाई आजकल तो विल्बर की हो रही थी आओ भगा। टेम्पलेटन को लगा कि अगर ये बढ़िया बढ़िया मलाई मक्खन जो दूध दही है, अगर वो विल्बर के सामने नहीं डाले जाएंगे तो फिर वो क्या खा के मुट आएगा। इसलिए टेम्पलेटन चूहा गया और एक बड़ा सही शब्द ले आया, सटीक शब्द। उस रात शार्लेट ने वही मेले में, उस जो विल्बर का बाड़ा था, नियत किया गया था जो, उसमें एक बड़ा सा झाला बुना और उसके बीचों बीच लिखा विनम्र। क्या बात है! विल्बर सुबह उठा, वो देखा उसने, वो बहुत खुश हुआ, मगर साथ ही साथ उसने देखा कि शार्लेट थोड़ा कमजोर सी लग रही है और थोड़ा बुझी बुझी लग रही है, कुछ बातें नहीं कर रही है। शार्लेट, शार्लेट, सुप्रभात, क्या कर रही हो? उसने, विल्बर ने शार्लेट से पूछा, तो शार्लेट ने धीरे से भारी आवाज में जवाब दिया, हाँ ठीक हूँ, हाँ ठीक है, सब ठीक है। देखो शब्द कैसा लगा? विल्बर को कुछ अटपटा सा लगा, मगर उसको फिलहाल अपनी पड़ी थी। वो खुश हो गया, उसने एक बार फिर से शार्लेट का धन्यवाद दिया और कहा कि अरे अब तो पक्का है, मेरी जीत पक्की है। उस दिन जो विल्बर के बाड़े के सामने आया, उसने बड़ा सा जाला देखा और उसके ऊपर लिखा हुआ देखा विनम्र, और उनको विश्वास हो गया कि विल्बर एक बहुत ही करिश्माई सुअर है और विनम्र भी है। तो विल्बर ऐसे आंखें मिचकाता हुआ, मीटता हुआ, बिदकता हुआ, चुपचाप खड़ा होकर बिल्कुल विनम्रता की मूर्ति बना हुआ वहां पे खड़ा रहता था और मुस्कुराता रहता था। तो लोग सोचते थे बाप रे बाप, ये तो वाकई एक विनम्र सुअर है। पूरा दिन बीता, विल्बर जी इतराते रहे, उनकी तस्वीरें खींचती रही, लोग उनको आकर प्यार करे, पुचकारते रहे। शाम को शार्लेट एक बार फिर कुछ करने लगी। जब रात हो गई तो विल्बर ने बोला, अरे एक नया शब्द लिख रही हो क्या? तो शार्लेट बोली, नहीं, इस बार समय आ गया है कि मैं अपने लिए कुछ करूं, इसलिए इस बार मैं अपना सबसे बढ़िया जो चित्र है वो खींच रही हूँ। सबसे बड़ी बढ़िया जो मेरी कलाकृति है मेरे जीवन की, मैं वो बना रही हूँ। विल्बर ने उत्सुक होकर पूछा, अच्छा क्या बना रही हो, क्या बना रही हो, जरा बताओ, जरा दिखाओ, दिखाओ जरा। शार्लेट बोली, अभी नहीं, सो जाओ, रात बहुत लंबी है और मुझे बहुत काम है। शार्लेट रात भर कुछ ना कुछ करती रही। जब विल्बर और टेम्पलेटन सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि शार्लेट जो है, उसके जाले के बीचों बीच एक बड़ा सा गोल अंडाकार कोई चीज है। शार्लेट बोली, विल्बर, यही मेरे जीवन की आखिरी कलाकृति है। आखिरी? आखिरी क्यों? अच्छा, मतलब मेले में। विल्बर बोला, नहीं, शार्लेट ने जवाब दिया, मेरे पास अब ज्यादा टाइम नहीं है, अब मेरे पास इस दुनिया में ज्यादा समय नहीं बचा, अब मेरी शक्ति भी नहीं, जितनी भी शक्ति थी उससे मैंने तुम्हारे लिए जाले बुनकर और लिखकर वो शब्द और अपना ये जो गोल अंडाकार जो तुम देख रहे हो, ये घर बना के अपने अंडों के लिए अब मेरी शक्तिहीन हो गई है और अब बस मैं कुछ ही दिनों की मेहमान हूं। शार्लेट की बात सुनकर विल्बर को अच्छा तो नहीं लगा, मगर वो कहीं ना कहीं अपनी दुनिया में खोया हुआ था। उसने बोला, अच्छा, वो अच्छा, और तुम्हें लगता है कि जो तुमने लिखा है, ये जो तुमने कल लिखा था विनम्र, उसको देखकर मैं जीत जाऊंगा? शार्लेट मुस्कुराई और बोली, हाँ, तुम चिंता मत करो, मुझे विश्वास है कि तुम आज ही नहीं, तुम कई सालों तक जियो और बहुत खुश रहोगे। ये कहकर शार्लेट ने चुपचाप आंखें मूंद ली। अभी वहां से माइक पर, लाउडस्पीकर पर किसी ने बोला, पहला इनाम जाता है चचा सुअर को। विल्बर का तो सुनते ही दिल टूट गया। शार्लेट ने भी सुना पर वो चुप रही। टेम्पलेटन ने शार्लेट और विल्बर का खूब मजाक उड़ाया। विल्बर फूट फूट कर रोने लगा। अभी एक और माइक पर किसी ने आवाज दी और बोला, अच्छा जकरमैन, किसान जकरमैन, जहां भी हो, जहां कहीं भी हो, अपने सुअर को लेकर हमारे पास आए, अपने करिश्माई सुअर को। विल्बर के कान खड़े हुए। शार्लेट ने भी धीरे से सर उठाया और इधर उधर देखा। हाँ मिस्टर जकरमैन, जल्दी अपने सुअर विल्बर को लेकर हमारे पास पुरस्कार के बारे में आइए, क्योंकि आपके सुअर को एक खास इनाम दिया जाता है। ये सुनना था और सभी चिल्ला पड़े खुशी से। लोग खुशी से पागल हो चुके,
क्योंकि कहीं ना कहीं विल्बर ने उस मेले में सभी का दिल जीत लिया था। विल्बर और जकरमैन और उनका सारा परिवार गया पुरस्कार के बारे में। शार्लेट ने बोला, नहीं, मुझे यहीं छोड़ दो, अब मेरी चलने फिरने की शक्ति नहीं है, तो मैं तुम्हारे बारे में आकर वहां आगे नहीं जाना चाहती। उधर विल्बर को पुरस्कार मिल रहा था, विल्बर इतरा रहा था, इधर उधर खुशी से फोटो खिंचवा रहा था, तस्वीर खिंचवा था सबके साथ अपनी। यहां बेचारी शार्लेट अपनी आंखें सांसें ले रही थी। माइक पर फिर से आवाज आई, ये जो विल्बर है ये किसी करिश्माई सुअर से कम नहीं। अरे ऐसे कुदरत का करिश्मा नहीं कहेंगे तो फिर आखिर और क्या कहेंगे? कि छोटे थे तो इनको फर्न एरेबल ने बचाया, कि बड़े हुए तो धीरे धीरे इनका जो बड़ा था उसके ऊपर एक बड़ा सा मकड़ी का जाल था जिसके ऊपर इनके लिए करिश्माई शब्द लिखे जा रहे थे। अरे भाई, ये तो करिश्माई सुअर है, करिश्माई सुअर, ये सुअर है खास। अरे ये सुअर है बेमिसाल, अरे ये विनम्र सुअर है। और शार्लेट मंद मंद मुस्कुरा रही थी। माइक पर आवाज लगातार बोल रही थी, अब जाहिर सी बात है कि भाई ऐसा है कि मकड़ियों को तो पढ़ना आता नहीं है, मकड़ियां बस जाले बन सकती हैं, कोई शब्द थोड़ी लिख सकती हैं। शार्लेट खिट कर हंस रही थी, धीरे धीरे लेकिन खिट कर। माइक पर आवाज लगातार बोली जा रही थी, तो जाहिर सी बात है करिश्मा ही है, करिश्मा। क्योंकि सुअर तो जाला बिन नहीं सकते, मकड़ी जाला बिन सकती है लेकिन लिख नहीं सकती, ना ही पढ़ सकती है। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा जो वहां पर जो ताका लगा हुआ था और वो जो पूरा खेमा था वो गूंजने लगा। शार्लेट एक बार फिर धीरे से आंखें बंद कर वहीं बैठ गई। जब सभी लोग पुरस्कार एकत्रित कर वापस आए और जब सबके घर लौटने का टाइम हुआ तो शार्लेट ने विल्बर से बोला, विल्बर, अब मैं तुमसे विदा लेती हूं, हमारा साथ इतना ही था। तो विल्बर रोने लगा। उसने बोला, नहीं शार्लेट, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, मैं तुम्हें यहाँ पे अकेला नहीं छोड़ूंगा, अगर तुम यहाँ पे रहोगी तो मैं भी तुम्हारे साथ यही रहूंगा। शार्लेट ने बोला, बेवकूफ मत बनो, तुम यहाँ रहोगे भूखे मर जाओगे, समझे, और हम दोनों की सारी मेहनत पानी पे पानी फिर जाएगा। मैं तो कहती हूँ तुम जाओ। नहीं नहीं शार्लेट, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता। बेचारा विल्बर बोला, वो सचमुच दुखी था। उन दोनों को देख के टेम्पल्टन चूहा हंस रहा था। शार्लेट ने बोला, विल्बर, अगर तुम सच में मेरे लिए कुछ करना चाहते हो ना, तो जो मेरे जो अंडे हैं ना इतने सारे, इस छोटे से कोष को तुम अपने साथ वापस जकरमैन के फार्म में ले जा लो, उसके खेत पे ले जा लो, क्योंकि अगर ये बचा रहेगा तो मेरे ढेर सारे बच्चे इसमें से निकलेंगे, हो सकता है कि उसमें से 2-3 जिंदा रह जाएं और तुम्हारा साथ निभा दें खेत पर। विल्बर को बात समझ में आ गई। उसने शार्लेट से बोला, लेकिन मैं उस तक पहुंचूंगा कैसे, वो तो बहुत ऊपर है। शार्लेट ने बोला, अगर मुझ में शक्ति होती तो मैं खुद ही नीचे पहुंचा देती, मगर मैं बोलूंगी कि टेम्पल्टन तुम आकर इसको कुतर कर अपने दांतों से नीचे ले आओ। अब टेम्पल्टन जी ने एक बार फिर भाव खाना शुरू करा। उसने बोला, मैं क्यों, क्या मिलेगा मुझे, इधर उधर की बातें करी। उसके बाद विल्बर ने बोला, देखो टेम्पल्टन, अगर तुम शार्लेट का जो ये कोष है अंडे का, अगर तुम इसको धीरे से चुपचाप सलामती से मेरे पास ले आकर यहाँ पे छुपा दोगे, तो मैं वादा करता हूँ कि जितनी बार लवी मेरे लिए बढ़िया बढ़िया खाने के पकवान लाएगा, मैं बाद में नहीं बल्कि सबसे पहले तुम्हें उसको खाने दूंगा। सबसे पहले मेरे खाने पर तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा हक होगा। इतनी बड़ी कुर्बानी। शार्लेट मुस्कुराई, विल्बर भी मुस्कुराया, मगर वो कहीं ना कहीं दुखी था। टेम्पल्टन चूहे ने लालच में आकर बोला, ठीक है, मैं भी कर देता हूँ। धीरे से जाकर ऊपर कुद करके उसने वो छोटा सा जो अंडाकार कोष था उसको धीरे से कुतर कर नीचे ले आया और उसने विल्बर की जो झाड़ फूस थी उसके आसपास उसमें छुपा दिया। अब ये सब हुआ, दोनों दोस्तों ने अलविदा ली। शार्लेट वहीं रह गई और धीरे धीरे उसने अपनी आखिरी सांसें ली और विल्बर और टेम्पल्टन चूहा वापस जकरमैन के खेत पहुंच गए। अब जब पूरे जाड़े बीत गए और बसंत आई, एक दिन विल्बर ने आंख खोली और देखा कि कई छोटे छोटे गुब्बारे नुमा चीजें इधर उधर उड़ रही हैं खेतों में। उसने देखा कि ये सारी जो गुब्बारे नुमा छोटे छोटे काले भूरे और जो स्लेटी रंग की जो मकड़ियां, छोटी छोटी मकड़ी थे, वो तो शार्लेट के बच्चे थे। वो खुश हो गया। कुछ 3-4 दिन तो वो वहीं पे इधर उधर टहलते घूमते उड़ते रहे, मगर एक दिन उसने देखा कि वो सब उड़ान भर भर के कहीं जा रहे थे। विल्बर रोने लगा। विल्बर को रोता देख उसमें से 3 मकड़ियां विल्बर के पास आई और उसको बोला, अरे आप रो क्यों रहे हैं? विल्बर ने बोला, क्योंकि तुम्हारी माँ मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी और तुम्हें ज्यादा मुझे लग रहा है कि अब उसके बच्चे भी मेरे साथ नहीं रहेंगे तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा और मुझे उसकी बहुत याद आएगी। उनमें से तीनों बोली, अरे नहीं, हमारे बाकी भाई बहन तो जा चुके, और अगर आप हमारी माँ के इतने अच्छे दोस्त थे तो हम तीनों आपसे वादा करते हैं कि हम इसी खेत में आपके साथ रहेंगे। फिर क्या, विल्बर की उनके साथ दोस्ती हो गई
उसने उन तीनों के नाम रखे और कई समय तक वो वहीं पे रही। उनके बच्चे भी हुए, वो भी उसी खेत में रहे, कुछ उड़े कुछ रहे, और पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत समय तक विल्बर के साथ शार्लेट के कोई ना कोई वंशज उस खेत पर रहते रहे, ज़ेकरमैन के खेत पर। मगर विल्बर कभी भी शार्लेट को नहीं भूल पाया, क्योंकि शार्लेट के जैसा कोई था ही नहीं। अरे सदियां बीत जाती हैं ऐसे किसी दोस्त को किसी की जिंदगी में आने में, जो कि एक सच्चा और अच्छा दोस्त होने के साथ साथ एक कलाकार और शब्दों का जादूगर भी हो। और शार्लेट में ये दोनों ही गुण थे।